माँ, कल मेरी शादी है। मैंने तुम्हारे बैंक अकाउंट के सारे पैसे निकाल लिए हैं और घर बेच दिया। बाय। फ़ोन कट गया। मेरे हाथ से मोबाइल नहीं गिरा। मैं हिली भी नहीं। बस एक मुस्कान आ गई चेहरे पर। ऐसी मुस्कान जो तब आती है जब कोई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करके खुद को बहुत चालाक समझ रहा हो। मेरा बेटा, मेरा अर्थव, जिसे मैंने पैदा किया था, पाला पढ़ाया, वही अर्थव आज मुझसे कह रहा था कि उसने मेरी जिंदगी भर की कमाई लूट ली है। और मैं हंस रही थी। क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता था कि असली खेल अभी शुरू होने वाला था। मेरा नाम कल्पना गोखले है। उम्र 57 साल। पुणे के कोथरूड इलाके में रहती हूँ। अकेली पिछले 4 साल से। लोग समझते हैं मैं एक बेसहारा विधवा हूँ। शायद मेरा बेटा भी यही समझता था, पर सच कुछ और था, बहुत कुछ और था। अगर आप हमारी कहानियाँ से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको ऐसी कहानियाँ कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फ़ोन काटने के बाद मैं अपनी होम ऑफिस की कुर्सी पर बैठी रही। रात के 11 बज रहे थे। मेरे सामने कंप्यूटर पर एक डिजाइन प्रोजेक्ट खुला था। किसी क्लाइंट के घर का इंटीरियर डिजाइन। मैं इंटीरियर डिजाइन कंसल्टेंट हूँ। फ्रीलांस बिल्डर्स और घर वालों के लिए काम करती हूँ। पिछले 20 साल से यह काम कर रही हूँ। पहले शौक था, फिर पार्ट टाइम बना और पति की मौत के बाद यही मेरा पूरा टाइम बिजनेस बन गया। पर अर्थव को कभी इसकी कोई कदर नहीं रही। उसके लिए मैं बस एक माँ थी, एक विधवा जिसकी जिम्मेदारी वो उठा रहा था। कितनी बड़ी गलतफहमी थी उसकी। मैंने ठंडी कॉफ़ी का घूंट लिया। मग में कॉफ़ी अब ठंडी हो चुकी थी। मैं सोच रही थी कि अर्थव को कब समझ आएगा कि उसने क्या किया है। शायद तब जब पुलिस का फ़ोन आएगा, या फिर जब वह प्रॉपर्टी खरीदने वाला उसके पीछे लगेगा, या फिर जब उसकी होने वाली सास और ससुर उससे सवाल करेंगे। खैर, समय बताएगा। मुझे याद है वो दिन जब अर्थव पैदा हुआ था। मैं उस वक्त 25 साल की थी। मेरे पति नीलेश गोखले सिविल इंजीनियर थे। अच्छी नौकरी थी उनकी। हम शुरू में किराए के मकान में रहते थे। फिर धीरे धीरे हमने अपना एक फ्लैट खरीदा। कोथरूड में 2 बेडरूम का। उस वक्त 25 लाख का था। होम लोन से खरीदा था। 15 साल में चुकाया। नीलेश बहुत मेहनत करते थे। मैं भी अपना इंटीरियर का काम करती थी। अर्थव को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज भेजा, MBA करवाया। फिर वह बोरे में नौकरी करने चला गया। मार्केटिंग में था। अच्छी सैलरी थी उसकी। पर 4 साल पहले सब कुछ बदल गया। नीलेश की मौत हो गई। वर्क प्लेस एक्सीडेंट। वह एक कंस्ट्रक्शन साइट पर इंस्पेक्शन के लिए गए थे। बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर अचानक स्पेल फोल्डिंग गिर गई। नीलेश उसी में फंस गए। उन्हें बचाया नहीं जा सका। जब मुझे खबर मिली, मेरी दुनिया उजड़ गई। 53 साल की उम्र में विधवा हो गई। अर्थव उस वक्त बोर में था। वो आया, 3 दिन रहा, फिर चला गया। बोला, माँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताना, मैं हूँ ना। मैंने सोचा शायद वह सच में मेरी परवाह कर रहा था। पर धीरे धीरे मुझे असलियत समझ आने लगी। नीलेश की मौत के बाद मुझे कंपनी से 20 लाख का कॉम्पनसेशन मिला। उनकी LIC से 10 लाख मिले। प्राइवेट फंड से 15 लाख। कुल मिलाकर 45 लाख। और हमारा फ्लैट था जो उस वक्त 80 लाख का था। यानी कुल मेरे पास करीब 1 करोड़ 25 लाख की संपत्ति थी। मैंने इन पैसों को एफडी में रखा, अलग अलग बैंकों में, और अपना इंटीरियर का काम शुरू कर दिया। पूरी तरह से मेरे पास क्लाइंट्स आने लगे। मैं डिज़ाइन बनाती, साइट विजिट करती, सुपरविजन करती। मेरी फीस अच्छी थी। एक प्रोजेक्ट से 500 से लेकर 3 लाख तक कमाती थी। साल में 15-20 प्रोजेक्ट मिल जाते थे, यानी अच्छी आमदनी हो रही थी। पर अर्थव को कभी दिलचस्पी नहीं रही। उसके लिए मैं बस पापा की इंश्योरेंस और FD पर जी रही थी। अब असली बात बताती हूँ जो अर्थव नहीं जानता था। नीलेश की मौत के 2 साल बाद मैंने अपने इंटीरियर बिजनेस की कमाई से डेक्कन में एक कमर्शियल शॉप खरीदी। 600 स्क्वायर फीट की, 85 लाख में पूरी फीस, कोई लोन नहीं। उस शॉप को मैंने एक फार्मेसी को किराए पर दे दिया।
45,000 महीने का किराया और मेरे अलग बैंक अकाउंट में एफडी के रूप में 32 लाख पड़े थे। यह अकाउंट सिर्फ मेरे नाम पर था। कॉन ऑपरेटिव बैंक में अर्थों को इस बारे में कुछ पता नहीं था। जिस अकाउंट के बारे में उसे पता था उसने मेरे सिर्फ 3 लाख रखे थे। डिकोई बाकी सब अलग जगह थे। और अब सबसे मज़ेदार बात, जो घर अर्थों ने बचा था वह असल में हमारा फ्लैट नहीं था और नीलेश का चाचा का फ्लैट था। एक पुराना पैतृक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नीलेश की फैमिली में सालों से चल रहा था। नीलेश के नाम पर कागजात थे पर प्रॉपर्टी पर कोर्ट केस चल रहा था। नीलेश की मौत के बाद मुझे वह सब पेपर्स मिले। मैंने वकील से सलाह ली। वकील ने कहा, देवी जी, यह प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। कोर्ट में केस चल रहा है। अगर कोई इसे बेचने की कोशिश करेगा तो फ्रॉड का केस हो सकता है। मैंने वो पेपर्स अलग से रख दिए और अपने असली घर के पेपर्स बैंक लॉकर में सुरक्षित रख दिए। पर जब अर्थों ने पेपर्स मांगे तो मैंने वो डिस्प्यूट प्रॉपर्टी के पेपर्स दे दिए। सोचा अगर उसकी नीयत खराब है तो वह खुद फंस जाएगा और वही हुआ। पर मैं आपको शुरू से बताती हूँ कैसे मेरा बेटा मेरे खिलाफ हो गया, कैसे उसने मुझे ठगने की कोशिश की और कैसे मैंने उससे सबक सिखाया। नीलेश की मौत के शुरुआत महीने बहुत मुश्किल थे। मैं रोती थी, अकेले थी, घर सुना लगता था। अर्थ शुरू में महीने में एक बार आता था, फिर 2 महीने में एक बार, फिर 3 महीने में। धीरे धीरे उसकी आमद कम होती गई। फ़ोन पर बात करता था, माँ कैसी हो, सब ठीक है ना, पैसों की कोई दिक्कत तो नहीं। मैं हमेशा कहती, नहीं बेटा, सब ठीक है, तू अपना ख्याल रख। मुझे नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। फिर एक दिन उसने एक लड़की से मिलवाया। फ़ोन पर वीडियो कॉल पर नताशा देसाई बोर में ही थी। मार्केटिंग मैनेजर, खूबसूरत लड़की थी, अंग्रेजी में बात करती थी। मुझसे भी अंग्रेजी में बोली, हेलो आंटी, हाउ आर यू। मैंने हिंदी में जवाब दिया, मुझे अंग्रेजी आती है पर मुझे हिंदी ज़्यादा पसंद है। अर्थव ने कहा, माँ, यह नताशा है, हम साथ में काम करते हैं, सोच रहे हैं शादी कर ले। मैं चौंक गई, इतनी जल्दी? पर मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। बोली, बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम खुश हो तो मुझे भी खुशी है। पर अलग ही पल नताशा ने एक सवाल किया, आंटी, अर्थव टोल्ड मी अबाउट द प्रॉपर्टी, सो व्हेन आर यू ट्रांसफरिंग इट टू हिज नेम। मेरा दिल बैठ गया। यह सवाल शादी से पहले। मैंने धीरे से कहा, बेटा, अभी यह सब बातें बाद में करेंगे, पहले शादी तो हो जाए। नताशा की स्माइल गायब हो गई। अर्थव ने टॉपिक बदल दिया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं अपने होम ऑफिस में बैठी रही, पुराने डॉक्यूमेंट्स निकाले, प्रॉपर्टी पेपर्स देखे और मुझे समझ आ गया कि अर्थव की दिलचस्पी मुझ में नहीं, मेरी प्रॉपर्टी में थी। अगले कुछ महीनों में अर्थव ने धीरे धीरे अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। पहले उसने कहा, माँ, प्रॉपर्टी पेपर्स मुझे दे दो, मैं बैंक में सेफ डिपॉजिट में रख दूंगा। तुम्हारे पास रखना सेफ नहीं है। मैंने कहा, बेटा, मेरे पास लॉकर है, वहाँ सुरक्षित है। वह चुप हो गया। फिर कुछ दिन बाद बोला, माँ, तुम्हारे बैंक अकाउंट में मेरा नाम जॉइंट में ऐड करवा दो, इमरजेंसी में काम आएगा। मैंने मना कर दिया। कहा, बेटा, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद सब संभाल लेती हूँ। फिर एक दिन वह पुणे आया, साथ में नताशा भी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि वह शादी की तैयारी करना चाहते हैं। मैंने खुशी से हाँ कर दी। बेटा, तुम जो चाहे करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन हम तीनों बाहर खाना खाने गए, एक फैंसी रेस्टोरेंट में। नताशा ने मुझसे पूछा, आंटी, आप क्या करती है पूरे दिन घर में अकेले? मैंने कहा, बेटा, मेरा इंटीरियर डिजाइन का काम है, क्लाइंट्स आते हैं, मैं साइट पर जाती हूँ, बिजी रहती हूँ। नताशा ने हल्के से हंसते हुए कहा, ओह, दैट्स नाइस हॉबी फॉर सीनियर सिटीजन्स। हॉबी मेरा बिजनेस था वो। पर मैंने चुप रहना बेहतर समझा। अर्थव ने कुछ नहीं कहा, उसने नताशा को सपोर्ट किया। उसी शाम अर्थव ने कहा, माँ, मुझे प्रॉपर्टी पेपर्स चाहिए, बैंक में कुछ काम है। मैंने पूछा, कौन सा काम? वो चिल्लाया, माँ, तुम हर बात में सवाल क्यों करती हो? मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैंने धीरे से कहा, भरोसा है बेटा, पर यह पेपर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। नताशा बीच में बोली, देखो आंटी, अर्थव तुम्हारा बेटा है,
वो तुम्हारा भला चाहता है, तुम इतना शक क्यों कर रहे हो? मैं चुप हो गई, पर मैंने पेपर्स नहीं दिए। उस रात जब वह सो रहे थे, मैंने अपने वकील को फ़ोन किया। वकील रामास्वामी सर पुराने परिचित थे। उन्होंने कहा, कल्पना जी, अगर आपको लग रहा है कि आपका बेटा कुछ गलत करने की सोच रहा है, तो आप सावधान रहिए। अपनी प्रॉपर्टी के असली पेपर्स किसी को मत दीजिए, और अगर देना ही है तो वह डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी के पेपर्स दे दीजिए। अगर उसकी नीयत साफ नहीं है तो वह खुद फंस जाएगा। मैंने उनकी बात मान ली। अगले दिन जब अर्थो फिर पेपर्स मांगने लगा तो मैंने वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी के पेपर्स निकाल दिए। वो खुश हो गया, बोला, थैंक यू माँ, मैं इन्हें संभाल कर रखूँगा, और वह चला गया। नताशा भी उसके जाने के बाद मैं अपने होम ऑफिस में बैठी, और मुझे पता था कि अब कुछ गलत होने वाला है, पर मैं तैयार थी। अगले 2 महीने अर्थों का कोई फ़ोन नहीं आया, कोई मैसेज नहीं। मैं समझ गई कि वह कुछ प्लान कर रहा है। मैंने अपने वकील से बात की। उन्होंने कहा, कल्पना जी, अगर वह उस प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश करेगा तो यह फ्रॉड है, क्योंकि वह प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है। खरीदार के साथ धोखा होगा और आपके बेटे पर केस बन सकता है। मैंने पूछा, और अगर वह मेरे बैंक अकाउंट से पहले निकालने की कोशिश करे? उन्होंने कहा, तब तक वह कुछ नहीं कर सकता, जब तक उसके पास आपकी पावर ऑफ अटर्नी ना हो, या फिर वह आपके सिग्नेचर फोर्स करे, जो क्रिमिनल ऑफेंस है। मैंने तय किया कि मैं अर्थों को एक मौका दूंगी। आखिर वो मेरा बेटा था, पर अगर उसने गलत रास्ता चुना तो मुझे भी कदम उठाने होंगे। और फिर वो फ़ोन आया, आज रात में, कल मेरी शादी है, मैंने तुम्हारे बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए हैं और घर बेच दिया। भाई, जब उसने यह कहा तो मुझे हंसी आ गई। असल में मैं सोच रही थी कि वह कितना बड़ा बेवकूफ़ है। पहली बात, उसने जो घर बेचा वह डिस्प्यूट डेट था। दूसरी बात, मेरे बैंक अकाउंट से उसने शायद 3 लाख निकाले होंगे, बाकी सब मेरे दूसरे अकाउंट में सुरक्षित था। तीसरी बात, उसने मेरी सिग्नेचर फर्जरी की होगी, जो क्रिमिनल केस था। अब मैं क्या करूं? मैंने तय किया कि कल सुबह मैं बोर जाऊंगी अपने वकील के साथ और पुलिस के साथ, और अर्थों को उसकी असलियत दिखाऊंगी। उसकी शादी में पहले की सगाई, रिंग सेरेमनी में सबके सामने मैं अपनी छोटी पूजा घर में गई, दिया जलाया, भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, पर आज मेरे बेटे ने मेरे साथ धोखा किया। अब मुझे न्याय दिलवाइए। मैंने अपने वकील रामास्वामी सर को फ़ोन किया। उन्होंने कहा, कल्पना जी, आप बिल्कुल सही कर रही है। मैं पुलिस से बात करूंगा और हम कल बेंगलुरु चलेंगे। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। फिर मैंने अपने बैंक मैनेजर को फ़ोन किया। उसी रात उन्होंने बताया, हाँ कल्पना जी, आज दोपहर को आपके बेटे ने 3 लाख निकाले। अपने सिग्नेचर की कॉपी लेकर आया था। हमने वेरीफाई नहीं की, क्योंकि वह आपका बेटा है। मैंने उसने कहा, सर, वो सिग्नेचर फेक थी, मैंने कोई ऑथोराइजेशन नहीं दिया। आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए। बैंक मैनेजर घबरा गए, बोले, हम तुरंत एक्शन लेंगे। अब बारी थी उस प्रॉपर्टी खरीदार की। मैंने रामास्वामी सर से कहा कि वह पता लगाए कि अर्थों ने वह प्रॉपर्टी किसे बेची। 2 दिन बाद सर ने बताया, कल्पना जी, एक बिल्डर ने खरीदी है, 42 लाख में रजिस्ट्री हो गई है, पर जब उसे पता चलेगा कि यह प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है तो वह आपके बेटे पर केस करेगा। मैंने सब कुछ तैयार किया, अपने डॉक्यूमेंट्स, असली प्रॉपर्टी पेपर्स, बैंक स्टेटमेंट्स और एक रिपोर्ट जो दिखाती थी कि अर्थों ने कैसे फर्जरी की और फ्रॉड किया। मैं तैयार थी अपने बेटे से आखिर बार मिलने के लिए, पर इस बार मैं अकेली नहीं थी। मेरे साथ कानून था और सच्चाई थी। अगले दिन मैं रामास्वामी सर और 2 पुलिस ऑफिसर बोर के लिए निकले। अर्थों की शादी से पहले की सगाई रिंग सेरेमनी एक 5 स्टार होटल में थी। हमने होटल के बाहर से अर्थों को फ़ोन किया, उसने नहीं उठाया। फिर हम सीधे सगाई हॉल में गए। वहाँ करीब 100 लोग थे। नताशा की फैमिली, उसके रिश्तेदार, दोस्त, सब बहुत खुश थे। अर्थो स्टेज पर खड़ा था, सूट पहने हुए मुस्कुरा रहा था। नताशा उसके बगल में थी। सुंदर साड़ी में हम अंदर गए।
सबकी नज़र हम पर पड़ी। अर्थों ने मुझे देखा। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया। उससे उम्मीद नहीं थी कि मैं आऊँगी, वो भी पुलिस के साथ। मैं धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ी। लोग फुसफुसाने लगे, कौन है यह, क्या हो रहा है, पुलिस क्यों है। मैं स्टेज पर पहुंची। अर्थों के सामने खड़ी हो गई। उसने घबरा कर पूछा, माँ तुम यहाँ क्या आई हो। मैंने शांति से कहा, बेटा मैं तुम्हें बधाई देने आई हूँ और एक छोटी सी बात बताने भी आई हूँ। नताशा बोली, आंटी यह क्या तमाशा है और यह पुलिस क्यों है। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर अर्थों की तरफ मुड़ी। बोली, बेटा तुमने कल मुझे फ़ोन किया था ना, कहा था कि तुमने मेरे पैसे निकाल लिए और घर बेच दिया। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुमने जो घर बेचा वो असल में तुम्हारा नहीं था। सब लोग चुप हो गए। अर्थों ने कहा, माँ तुम क्या बोल रही हो, वो हमारा फ्लैट था। मैंने सिर हिलाया, नहीं बेटा वो तुम्हारे दादाजी के चाचा की प्रॉपर्टी थी जिस पर कोर्ट में केस चल रहा है। तुम्हारे पापा को वो पेपर्स मिले थे, पर वह प्रॉपर्टी कभी हमारी नहीं थी और तुमने उसे बेच दिया। मैंने अपने बैंक से डॉक्यूमेंट निकाले, यह देखो, यह कोर्ट केस के कागजात है, यह प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है। तुमने जो भी बिल्डर को बेचा वो फ्रॉड है। अब वह बिल्डर तुम पर केस करेगा। अर्थों को चेहरा पीला पड़ गया। नताशा ने पूछा, व्हाट फ्रॉड। अर्थों यह क्या है। अर्थों ने हकलाते हुए कहा, माँ तुमने मुझे वो पेपर्स दिए थे, तुमने बताया नहीं कि वह डिस्प्यूटेड है। मैंने शांत आवाज़ में कहा, मैंने तुम्हें वह पेपर्स इसलिए दिए क्योंकि मुझे शक था कि तुम कुछ गलत करोगे और तुमने वही किया। रामास्वामी सर ने कहा, अर्थव जी आपने एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी की बेचकर फ्रॉड किया है। यह आईपीसी की धारा 42 के तरह अपराध है। आप पर कैसे बन सकता है, पुलिस ऑफिसर ने कहा, और आपने अपनी माँ के बैंक अकाउंट से सिग्नेचर फोड़ करके पैसे निकाले, यह भी अपराध है। नताशा की माँ उठ खड़ी हुई, बोली, यह क्या हो रहा है। अर्थव तुमने हमसे झूठ बोला, तुम फ्रॉड हो। नताशा के पापा ने कहा, हम इस शादी से इनकार करते हैं, हमारी बेटी किसी क्रिमिनल से शादी नहीं करेगी। नताशा रोने लगी। उसने अंगूठी उतार कर अर्थों पर फेंक दी। आई कैन बिलीव यू डिड दिस, यू लाइक टू मी। वो भाग कर चली गई। उसकी फैमिली भी, बाकी लोग भी एक एक करके जाने लगे। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था, बस सब देख रहे थे कि अर्थव फंस गया था। वह घुटनों पर बैठ गया, बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती की, मैं नहीं जानता था कि वह प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है। मैंने कहा, बेटा तुम जानते थे कि तुम गलत कर रहे हो, तुमने मेरी सिग्नेचर फोड़ की, मेरे पैसे चुराए, मुझे ठगने की कोशिश की, अब तुम्हें सज़ा भुगतनी होगी। पुलिस ऑफिसर ने अर्थव को खड़ा किया, बोला, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। बिल्डर ने आपके खिलाफ एफआईआर फाइल की है और आपकी माँ ने भी फर्जरी का केस किया है। अर्थव रोने लगा, माँ प्लीज़ मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरा दिल टूट रहा था, पर मैं जानती थी कि यह जरूरी था। बेटा तुमने मुझे माँ नहीं, एक एटीएम समझा। अब तुम्हें समझ आएगा कि रिश्तों की कीमत क्या होती है। पुलिस अर्थव को ले गई। मैं वहीं खड़ी रही। होटल खाली हो गया था, सिर्फ रामास्वामी सर मेरे साथ थे। उन्होंने कहा, कल्पना जी आपने सही किया, यह मुश्किल था पर ज़रूरी था। मैंने सिर हिलाया। आंखों में आंसू थे, पर मैं जानती थी कि मैंने जो किया वो सही था। अगले कुछ दिनों में बहुत कुछ हुआ। बिल्डर ने अर्थों पर 42 लाख का फ्रॉड केस किया। उसने कहा कि या तो अर्थों पैसे वापस करे या फिर जेल जाए, पर अर्थों के पास पैसे नहीं थे। उसने 3 लाख तो मुझसे चुराए थे और बाकी 42 लाख बिल्डर को लौटाने थे। उसकी नौकरी चली गई, कंपनीज ने उसे निकाल दिया। आखिर कोई क्रिमिनल केस वाले को कैसे रखता। कोर्ट ने अर्थों के सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। उसे 18 महीने की जेल हुई। बेल पर छूटा, पर शर्त थी कि वह बिल्डर को पैसा वापस करेगा। अर्थव ने मुझे फ़ोन किया, रोते हुए, माँ प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं ख़त्म हो गया हूँ, मेरी नौकरी चली गई, मेरी शादी टूट गई, मैं कहाँ जाऊँ। मैंने धीरे से कहा, बेटा तुमने अपनी किस्मत खुद लिखी है, अब तुम्हें खुद ही उसे भरना होगा। मेहनत करो, ईमानदारी से कमाओ,
हर रुपया बिल्डर को वापस करो, तभी तुम्हारा सिर ऊंचा होगा। मैं पुणे वापस आ गई। मेरा इंटीरियर डिजाइन का काम चल रहा था। मेरे पास एक नया क्लाइंट आया था, एक विधवा औरत। उसने मुझसे पूछा, कल्पना जी, आप अकेले कैसे रहती है? आपको कोई बेटा बेटी नहीं है? मैंने कहा, हाँ बेटा है, पर वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है और मैं अपनी। उस औरत ने कहा, मुझे भी सिखाइए कैसे आत्मनिर्भर बने। मेरा भी बेटा मुझे बोझ समझता है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। बहन, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखो, अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम रखो, अपना पैसा अपने कंट्रोल में रखो और सबसे ज़रूरी अपने ऊपर भरोसा रखो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। मैं विधवाओं को काउंसलिंग देती हूँ, उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में बताती हूँ, कैसे अपनी प्रॉपर्टी सुरक्षित रखें, कैसे बच्चों पर निर्भर न रहे। मैं खुद एक उदाहरण बन गई हूँ। लोग मुझसे पूछते थे, कल्पना जी, आपने अपने बेटे के खिलाफ कैसे कर दिया? यह तो बहुत कठोर कदम था। मैं कहती हूँ नहीं, यह सही कदम था। अगर मैं चुप रहती तो वह और लोग को ठगता। कम से कम अब उसे सबक मिला और शायद वह एक बेहतर इंसान बने। आज मैं अपने घर में बैठी हूँ, रात के 11 बज रहे हैं। मेरे सामने कंप्यूटर पर एक नया प्रोजेक्ट है। कल मुझे एक क्लाइंट से मिलना है। एक बड़ा प्रोजेक्ट है, एक पूरे घर का इंटीरियर करना है। मैं अपने काम में बिजी हूँ, खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। मेरे डेक्कन की शॉप से किराया आ रहा है, मेरे एफडी से ब्याज मिल रहा है, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ। मैं पुणे में रहती हूँ। आप कहाँ से हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शायद आपके शहर की भी कोई कहानी सुना दूँ किसी दिन। अर्थों की खबर मुझे कभी कभी मिलती है। उसके दोस्तों से सुना है कि वह अब एक डिलीवरी बॉय की नौकरी कर रहा है। दिन भर बाइक पर घूमता है, पैकेज डिलीवरी करता है, थक जाता है पर काम कर रहा है। ईमानदारी से धीरे धीरे बिल्डर को पैसे चुका रहा है। अभी तक सिर्फ 5 लाख चुका पाया है, बाकी 40 लाख अभी बचे हैं। उसे पता है कि यह काम सालों लगेगा, पर वह कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन वह सच में समझ जाएगा कि रिश्तों की कीमत क्या होती है। मैंने अर्थों से बात करना बंद नहीं किया, पर मैंने उसे साफ कह दिया कि जब तक वह हर रुपया चुका नहीं देता, वह मेरे पास नहीं आ सकता। यह उसकी सज़ा नहीं, उसका प्रायश्चित है। जब वह ईमानदारी से कमाकर वह पैसे लौट आएगा, तभी उसका सिर ऊंचा होगा। तभी वह कह सकेगा कि वह एक अच्छा इंसान बन गया। इस कहानी से मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहला सबक यही कि अपनी संपत्ति हमेशा अपने कंट्रोल में रखो, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी भरोसेमंद लगे। अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखो। दूसरा सबक यह कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। चाहे कुछ भी हो, अपनी कमाई का जरिया बनाए रखो। तीसरा सबक यह है कि बुजुर्गों को कमज़ोर मत समझो। हम में ताकत है, अनुभव है, समझ है। चौथा सबक यह कि कानून हमारे साथ है। अगर कोई गलत करे तो चुप मत बैठो, लड़ो, न्याय मांगो। और आखिरी सबक यह है कि रिश्ते प्यार और सम्मान से बनते हैं, पैसे से नहीं। मैं आज भी अपने होम ऑफिस में देर रात तक काम करती हूँ। कभी कभी अपने पति की तस्वीर को देखती हूँ, सोचती हूँ कि काश वो होते तो क्या कहते। शायद वह कहते, तुमने सही किया कल्पना, तुमने हमारे बेटे को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। मैं मुस्कुरा देती हूँ और अपने काम में लग जाती हूँ। जिंदगी चलती रहती है, पर अब मैं जानती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे पास मेरा हुनर है, मेरा काम है, मेरी इज्जत है और सबसे ज़रूरी मेरा आत्मविश्वास है। यही काफ़ी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन को दबाइए, ताकि आपको हमारी नई कहानियाँ मिलती रहे। और कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। शेयर करना ना भूलें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ अगली कहानी जल्दी ही आ रही है। धन्यवाद।